ठीक है जी। चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की क्लास में वेलकम किया जाता है। आज हमने आपको पहले बताया था कि जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो रही है और साथ ही साथ हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास लगभग लगभग 65 से 70 दिन के बीच का टाइम आपका अभी पेपर में बचा हुआ है। तो क्यों ना इस टाइम को जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक है उनका, क्यों ना एक तरीके से एक प्रॉपर एक रिवीजन टाइप किया जाए और देखा जाए कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपना कोर्स एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जिस कोर्स का इस बार हमने जो नाम रखा हुआ है बूस्टर डोज, यानी कहने का मतलब आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। और इस कोर्स में आज पहली डेमो क्लास आपको दिखने वाली है, जिस टॉपिक का नाम रहने वाला है, टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। तो इसको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं मेरे भाई और पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम रहने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही होगी। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं एक एक करके बेसिक से। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। यस, जब भी मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले हर बार आपको बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है मेरे भाई। तो ये जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं ये यूकेपीएससी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये टॉपिक यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम के ऑफिशियल सिलेबस से ये टॉपिक मैंने लिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो ज़रा शुरू करते हैं कि आपको कौन कौन सी बातें इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़नी है। सबसे पहली बात, जो ऑफिशियल सिलेबस लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स, ऐसा लिखा हुआ है, यानी इंट्रोडक्शन आपसे पूछेगा। रेट ऑफ, दूसरी हेडिंग वो बोल रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन का रेट आपसे पूछ रहा है, इससे सवाल आपसे पेपर में पूछा जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, कैसे रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। दूसरी बात, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन का रेट आपको वो पूछ सकता है। कुछ 5 7 10 रिएक्शंस आपको बताऊंगा जिनके रेट वो आपसे पेपर में मेरे भाई पूछ सकता है। दूसरी बात, वो आपसे पूछ रहा है मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या होती है किसी भी रिएक्शन की, और किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपसे पूछ रहा है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आपसे पूछना चाह रहा है यहाँ पर। तो स्टार पॉइंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इससे भी ज़्यादा स्टार पॉइंट है मेरे भाई, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस पर 5 स्टार बात है मेरे भाई। इससे बहुत कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेम जो टॉपिक होता है आपका, वो केमिकल काइनेटिक्स में ये जो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेम पॉइंट आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये आपसे पूछी जा रही है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से आपका पक्का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो आपसे पूछेगा, और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन वो पूछेगा। ये उसने ऑफिशियल सिलेबस के अंदर मेंशन करके ये सारी बात उसने दे रखी हैं। इसके अलावा और भी कई छोटी मोटी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको बीच बीच में समझनी पड़ेगी। तो जैसे कि ये एक बूस्टर डोज है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक ख़त्म हो जाए और आपको एक क्वालिटी कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ मेरे भाई। तो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ केमिकल काइनेटिक्स का आपका पहला लेक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात से शुरू करता हूँ मेरे भाई, और वो बात है दैट इज इंट्रोडक्शन। तो आप सारे लोग हेडिंग डालें दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर पीपीटी ला दूँ और चिपका दूँ, ये नहीं मेरे भाई, है ना। इंट्रोडक्शन, अब ध्यान से समझिएगा। इंट्रोडक्शन की बात, जब भी मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन में मैं 3 पॉइंट पर विशेष फोकस करता हूँ। व्हाट, हाउ एंड वाई। क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स,
हम क्यों पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स को और केमिकल काइनेटिक्स के एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स, आप छोटी क्लास से पढ़ते आए होंगे, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ मेरे भाई। इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन की तरह जानेंगे इसको। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, सपोज दैट ए से प्रोडक्ट पी बन रहा है। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और पी आपका प्रोडक्ट है, बिल्कुल सिंपल। अब जितनी भी छोटी क्लासेज में जब से आपने केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, 9th 10th 11th 12th, जब से आपने केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया होगा, तो केमिस्ट्री को किसी भी रिएक्शन को आपको समझने के लिए आपको टू अंडरस्टैंड एनी रिएक्शन, ऐसे लिखता हूँ कि किसी भी रिएक्शन को अंडरस्टैंड एनी रिएक्शन, एनी रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको समझने के लिए आपके पास बेसिकली दो मेन एस्पेक्ट्स आपके पास देखने को मिलते हैं। फिर से लिखता हूँ इसे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको दो एस्पेक्ट ज़रूर से ध्यान में रखने चाहिए। एस्पेक्ट से मतलब दो चीज़ों के बारे में आप किसी भी रिएक्शन से आप पता कर सकते हैं। आप किसी भी रिएक्शन के बारे में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं मेरे भाई। सबसे पहला मैं नॉर्मल लिखता हूँ इसको कि सबसे पहला एस्पेक्ट जो आप समझते हैं वो एस्पेक्ट आप पढ़ते हैं, दैट इज नंबर फर्स्ट वन इज दैट इज फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला दैट इज फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आप क्या समझते हैं किसी रिएक्शन के बारे में, फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। की फिजिबिलिटी से कहने का मेरा मतलब है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, पहला पॉइंट। और इसी को मैं बोल सकता हूँ दैट इज कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस और नॉट। यानी कहने का मतलब कोई रिएक्शन अपने आप से होगी या नहीं होगी। और जब मैं स्पॉन्टेनिटी की बात करता हूँ तो आप समझते हैं स्पॉन्टेनिटी की बात हम करते हैं डेल्टा जी में या डेल्टा जी नॉट में, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इस बात का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो इस बात का मतलब रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे है। तो दो पहला एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं दैट इज फिजिबिलिटी, होगी या नहीं होगी, फिजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस अपने आप होगी या नहीं होगी। जब हम फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं क्लास 11th में टॉपिक होता था, टॉपिक का नाम होता है मेरे भाई थर्मोडायनामिक्स। आपने पढ़ा होगा, कौन सा टॉपिक होता है मेरे भाई, तो ये पहला टॉपिक होता है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने, या कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, इस चीज़ की चर्चा मेरे भाई हम करते हैं क्लास 11th के टॉपिक पर, दैट इज उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक्स। अब ये पता हमें लग गया कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन कोई भी रिएक्शन कितना टाइम लगाएगी कंप्लीट होने में, यानी कितना टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में, ये भी दूसरा एस्पेक्ट हम करते हैं, दैट इज कोई रिएक्शन हाउ फास्ट इज द रिएक्शन, हाउ फास्ट इज द रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, कितनी फास्ट है रिएक्शन, कितनी स्लो है, कब पूरी होगी। या मैं यूं भी बोल सकता हूँ इसे कि हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ स्पीड ऑफ रिएक्शन की, कि रिएक्शन के ख़त्म होने की क्या स्पीड होगी। और जब हम रिएक्शन के स्पीड की बात करते हैं तो यही हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ता है मेरे भाई, यही आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से थर्मोडायनामिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, यानी थर्मोडायनामिक्स हमें बताती है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, और काइनेटिक्स हमें बताती है कि कोई रिएक्शन कंप्लीट होने में
ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को मैं बोलता हूँ केमिकल काइनेटिक्स। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ध्यान से सुनना, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। लिख दूं ऐसे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तो अभी के लिए केवल आप इतना समझो, रेट का मतलब स्पीड, रेट का मतलब स्पीड। तो वो ब्रांच, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम रिएक्शन की स्पीड की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ एंड ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। और मैं ये भी बोल सकता हूँ दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन अबाउट एनी रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म। तो जिस भी ब्रांच के अंदर हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में जहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसी को हम नाम देते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात हुई, बिल्कुल बेसिक बात हुई। अब यहाँ पर थोड़ा पॉइंट समझना, जब हम काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, ध्यान समझना, ये जो काइनेटिक वर्ड है, ये काइनेटिक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मेरे भाई? ये जो काइनेटिक वर्ड है हमने लिया है, ये काइनेसिस से लिया गया है। काइनेसिस का अंग्रेजी में मतलब होता है दैट इज मूवमेंट, मूवमेंट या फिर मोशन। फिजिक्स में पढ़ते हैं आप मोशन, तो केमिकल काइनेटिक्स में ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, ये काइनेसिस से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है मोशन। और जब हम मोशन की बात कर रहे हैं, इस बात का मतलब कुछ ना कुछ चीज़ पक्का चेंज हो रही है टाइम के साथ। मोशन का मतलब तो ये हुआ, यानी मोशन से या मूवमेंट से मेरा मतलब है दैट इज समथिंग इज चेंजिंग। ध्यान से लेक्चर को कनेक्ट करना, तब मजा आएगा। समथिंग इज चेंजिंग, चेंजिंग विद टाइम, है ना। मूवमेंट का, मूवमेंट या मोशन का तो मतलब यही हुआ कि पक्का कुछ ना कुछ चीज़ टाइम के साथ चेंज हो रही है। और जो टाइम के साथ चेंज हो रही है यहाँ पर, वो आपका चेंज हो रहा है कॉन्संट्रेशन। क्या चेंज हो रहा है मेरे भाई? कॉन्संट्रेशन चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखें, हम बार बार पूरे चैप्टर में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कॉन्संट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, कॉन्संट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो इसीलिए इसको हमने, ये जो वर्ड है हमने तब बोला काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब आपको पता लगा, काइनेटिक्स का मतलब होता है कि वो ब्रांच जिसके अंदर, केमिस्ट्री के वो ब्रांच जिसके अंदर हम रेट ऑफ, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। और ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट को अफेक्ट करेंगे, स्पीड को अफेक्ट करेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं वो सारी केमिकल काइनेटिक्स से डिराइव करी जाती है मेरे भाई। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल बेसिक से पहला पॉइंट हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स मेरे भाई होती क्या है। बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। तो पहला पॉइंट तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हुआ होगा। अब अलग आपने बोला रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड। अगर मैं इसी पॉइंट को पकड़ूं तो इसी स्पीड के बेसिस पर हम क्या करते हैं, पहले रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालना, जब हम रिएक्शन को पढ़ ही रहे हैं तो हम रिएक्शन के टाइप को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर मैं ये क्लासिफाई कर रहा हूँ,
तो मैं ये क्लासीफाई कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या ऑन द बेसिस ऑफ रेट, क्योंकि मैंने रेट पढ़ाया नहीं अभी, तो मैं रेट वर्ड कम यूज कर रहा हूँ। मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड बोल रहा हूँ मेरे भाई। जब हम स्पीड के बेसिस की बात करते हैं तो मैं हमेशा रिएक्शन को 3 टाइप से क्लासीफाई करूँगा, ध्यान देना। जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हमेशा मैं रिएक्शन को 3 टाइप से क्लासीफाई करूँगा। कौन कौन से 3 टाइप कि हमें बता दो सर। सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। नंबर फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। नंबर सेकेंड वन इज दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। और नंबर थर्ड वन इज दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन याद रखेंगे, स्पेलिंग से लिखना, मॉडरेट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन जैसा कि इसका नाम बता रहा है, वो रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। ऐसी रिएक्शन जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। और मतलब कहने का मतलब जो रिएक्शन कंप्लीट होने में लगभग 10⁻⁻⁻6 सेकेंड से लेकर के 10⁻⁻14 सेकेंड की तक का टाइम लगेगा। यानी पलक झपकते रिएक्शन खत्म हो गई, पलक झपकते रिएक्शन खत्म हो गई, तो ऐसी रिएक्शन को आप नाम देते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। आप चेक करिएगा ना, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻14 सेकेंड के बीच में कंप्लीट हो रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में खत्म हो जा रही है, तो ऐसी रिएक्शन को आप देते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को पढ़ना, इनके बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा टफ है, जिसका एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि सर कोई एग्जाम्पल दे दो। हाँ जी, एग्जाम्पल रिएक्शन में हो सकता है दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे आप पढ़ते हैं कि HCl की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाई तो तुरंत आपको पता है NaCl प्लस वाटर बन जाएगा, है ना, NaCl प्लस वाटर बन जाएगा, तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। या आप पढ़ते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। प्रिसिपिटेट रिएक्शन जिसमें PPT बनता है, ये सारी के सारी जो रिएक्शंस होती हैं ये बहुत ही फास्ट होती है मेरे भाई, तो ये होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरी बात, वेरी स्लो रिएक्शन। नाम बता रहा है कि वो रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। बहुत ज़्यादा स्लो से मतलब जिनको कंप्लीट होने में मेरे भाई हो सकता है मंथ लग जाए, महीनों लग जाए कंप्लीट होने में, हो सकता है इनको कंप्लीट होने में साल लग जाए। तो कंप्लीट हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं कंप्लीट होने में। ऐसे रिएक्शन को आप नाम देते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल आज तक छोटी क्लास से आप पढ़ते आए वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। अब लोहे पे जंग एक दिन में थोड़ी लगता है मेरे भाई, बहुत दिनों तक लोहे को अगर आप बाहर छोड़ दें तो मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में वो आयरन का ऑक्साइड बनाता है, तो इसलिए उस पर रस्टिंग, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन। और भी कई सारी रिएक्शन होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। दूसरी बात, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये रिएक्शन ना तो बहुत फास्ट होंगे, नाइदर फास्ट नॉर स्लो, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ऐसी रिएक्शन को आप नाम देते हैं मेरे भाई मॉडरेट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को आप क्या नाम देते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। तो 3 टाइप की रिएक्शन मेरे भाई आपको पढ़नी होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, दूसरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, और कुछ रिएक्शन जो ना तो फास्ट होती है ना तो स्लो होती है, उनको आप बोलते हैं दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। और मैं आपको पहले बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जिन रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाता है वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। यानी इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडीज रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन, नाइदर फास्ट नॉर स्लो। बहुत एग्जांपल हो सकते हैं जैसे मॉडरेट रिएक्शन के, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड बाय बॉडी, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन एक उसका एग्जांपल है। या फिर और केमिस्ट्री जैसे आप पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो वो मॉडरेट रिएक्शन है, ये मॉडरेट रिएक्शन है, याद रखेंगे। तो ये हमने बोला कि रिएक्शन
कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अब सवाल मेरा ये है कि सर ऐसा हो ही क्यों रहा है, वाई डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट रेट या स्पीड। मेरा सवाल आपसे ये है कि अलग अलग रिएक्शन का रेट अलग अलग क्यों आता है, अलग अलग रिएक्शन का रेट अलग अलग आ क्यों रहा है, हर एक रिएक्शन का रेट सेम क्यों नहीं हो जा रहा, तो हर एक रिएक्शन का रेट अलग अलग क्यों आ रहा है। तो जरा फिर से समझो, मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है, ए से बी बन रहा है, ये मिलके कोई प्रोडक्ट पी बना रहे हैं ना। अब कोई रिएक्शन के होने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी लाइन है जो हम इसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का ये मानना है और कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने के लिए उसमें कोलिजन का होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब कोई भी रिएक्शन तभी हो सकती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा, यानी मॉलिक्यूल आपस में टकराने चाहिए, क्योंकि जब टकराएंगे तो टकराने से बॉन्ड टूटेंगे, यानी रिएक्टेंट साइड में ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। और जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक प्रोडक्ट साइड में नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, यानी प्रोडक्ट साइड में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेरे भाई। तो किसी रिएक्शन के होने के लिए उसमें कोलिजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड बनेंगे नहीं। तो ये केमिस्ट्री हमें कितनी बेहतरीन बात सिखा के जा रही है रियल लाइफ में भी कि जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड बनेंगे नहीं। कितनी गजब लाइन है मेरे भाई, ये हमको केमिस्ट्री ने सिखाया कि जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड बनेंगे नहीं। अब जब बॉन्ड तोड़ रहे हैं आप, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहते हैं मेरे भाई? उस एनर्जी को आप नाम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को आप नाम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहाँ पर पॉइंट समझो, मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ एक बार कार्बन जुड़ा हुआ है, सिंपल समझा, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को आप नाम देते हैं दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होती है, ध्यान से सुनिएगा। ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल आप पढ़ें, हर एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट होती है, यानी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ सकती है अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, और अगर बॉन्ड वीक हुआ तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ सकती है। यही वजह है कि रिएक्शन का रेट अलग अलग आता है। तो कोई आज के बाद आपसे पूछे कि अलग अलग रिएक्शन का रेट अलग अलग क्यों आता है, कोई रिएक्शन वेरी फास्ट क्यों जा रही है और कोई रिएक्शन वेरी स्लो क्यों जा रही है, तो आप सिंपल शब्दों में उसको जवाब देना कि अलग अलग मॉलिक्यूल के पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, वो अलग अलग होती है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी पक्का ही अलग अलग होगी। अगर आपको कहीं पर कम एनर्जी देनी पड़े, दो ही तो केस होंगे, या तो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़े या किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े। अब जिसको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड पक्का ही पक्का वीक होगा, तभी तो कम एनर्जी देने पे टूट जा रहा है, यानी वो बॉन्ड होगी पक्का वीक बॉन्ड। और जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वो पक्का ही पक्का होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड होगा इसका मतलब जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाने का मतलब रिएक्शन फास्ट होगी, जबकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी से मतलब वो रिएक्शन स्लो होगी। क्या होगी मेरे भाई? वो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन
स्लो होगी। बिल्कुल सिंपल बात। यही वजह है कि जितनी भी आयनिक रिएक्शंस आप पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर आप आयनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जितनी भी आयनिक रिएक्शन आप पढ़ते हैं, आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में कोई बॉन्ड ना तो बनता है, कोई बॉन्ड ना तो टूटता है, जस्ट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज वाई आयनिक रिएक्शन इज वेरी फास्ट। जबकि जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली स्लो होती हैं कंपैरेटिव टू आयनिक वर्क, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड ना टूटता है ना बनता है, जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं। जनरली कोवलेंट रिएक्शंस होती हैं तो उनमें बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड टूटेंगे और बनेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली आयनिक रिएक्शन के कंपैरिजन में स्लो होती है। तो दो सवालों के जवाब आपको मिले कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है और केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है वो रहने वाला है मॉडरेट रिएक्शन। ना तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगे और ना तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ मेरे भाई। अब चलता हूँ आगे। अब सबसे पहला पॉइंट जो हम इस टॉपिक का पढ़ते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमारे लिए जानना है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या समझते हैं मेरे भाई? सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हम समझते हैं दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको डिटेल में समझो और बेहतरीन तरीके से इसको समझो। रेट ऑफ रिएक्शन जब तक केमिकल काइनेटिक्स रहेगी पूरे चैप्टर में मैंने हर बार बोलना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्यों ना इस रेट ऑफ रिएक्शन को एक बार पढ़ा जाए। रेट ऑफ रिएक्शन का अगर जनरली नॉर्मली मैं आपको समझाना चाहूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड, अभी लिखा था ना मैंने स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो एक्चुअल में उसको साइंटिफिक टर्म में अब रेट बोलूँगा आज के बाद। तो उसको क्या बोलूँगा? दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? अब स्पीड का मतलब क्या होगा जरा ध्यान सुनिएगा। यानी मान लो कोई रिएक्शन है, ए कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो स्पीड से मेरा मतलब है कि ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में कितनी स्पीड से कन्वर्ट होगा, कब होगा, इसी को आप क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा ध्यान से समझो, रेट ऑफ रिएक्शन यानी जनरली हम क्या बोलते हैं जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मल हम बोलते हैं कि वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में कितना टाइम लगा रहा है उसको हमने बोल दिया रेट ऑफ। लेकिन साइंटिफिक टर्म में मान लीजिए, इसको और डेप्थ में समझते हैं कि t बराबर 0 पर, t इक्वल टू 0, और जब मैं t बराबर 0 लिख रहा हूँ यानी मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग, अभी रिएक्शन कंप्लीट होना शुरू नहीं हुए, तो एट स्टार्टिंग मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए मैं बोल देता हूँ C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए मैं बोल देता हूँ C1। तो ये तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये तो अभी बने ही नहीं है, मैं रिएक्टेंट की टर्म में बात कर रहा हूँ। t बराबर t पर यानी आफ्टर टी टाइम, कुछ टाइम बाद, टी टाइम 10 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी हो सकता है टाइम बाद, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हो गई वो हो गई C2। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई मेरे भाई? C2। तो जब मैं रेट को एक्सप्लेन करूँगा, ये रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहा हूँ, जब मैं रेट को एक्सप्लेन करूँगा मेरे भाई, तो रेट को एक्सप्लेन मैं ऐसे करूँगा, रेट कैन बी एक्सप्लेन, ऐसे लिखता हूँ, पहले पूरी डेफिनेशन लिखता हूँ कि रेट को ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट को डिफाइन कैसे करूँगा कि कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है उसे को आप बोलते हैं रेट। मैंने कहा था ना कि काइनेटिक्स का अपने आप में मतलब है मोशन, और कुछ ना कुछ चीज़ चेंज होगी टाइम के साथ, तो क्या चेंज होगा? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी जी। तो रेट को कैसे डिफाइन करूँगा? रेट होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम चेंज होने पर कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है उसी को बोलते हैं आप रेट। तो इसको लिखूंगा ऐसे कि रेट बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन
टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसी को आप बोलते हैं रेट। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसी को आप बोलते हैं रेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो नहीं सकती है। और जब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो रेट बराबर, ध्यान से सुनना, रेट बराबर चेंज की बात कर रहा हूं तो मैं सिंबल यूज करूंगा डेल्टा। सिंबल यूज क्या करूंगा? डेल्टा। डेल्टा चेंज के लिए यूज कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इसको मैथमेटिकली मैं आज के बाद ऐसे लिखूंगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई हो नहीं सकती है। अगर न्यूमेरिकल बनने की बात आई और अगर इससे थोड़ा और इलोबरेट मैं करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी C2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था C2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? चेंज का मतलब होगा C2 माइनस C1। तो यही तो निकलेगा चेंज, अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकल जाए। चेंज इन टाइम, टाइम क्या था? मान ले इसको T1 बोल देता हूँ, इसको T2 बोल देता हूँ। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऐसे बोलूँगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? इससे आपके रिएक्शन का रेट निकल जाएगा। इससे आपके रिएक्शन का रेट निकल जाएगा। कितना सिंपल है, कितना आसान है लिखना। तो बिल्कुल आसानी से आप रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। अब आगे चलूँगा। अब जब आप रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ रेट। यहाँ से सवाल बन सकता है मेरे भाई, यहाँ से बिल्कुल बेसिक सा एक्सप्रेशन पर सवाल बन सकता है कि बता, एक रिएक्शन आपको दे रखी है और उस रिएक्शन का आपको कि रेट बता एक्सप्रेस करके। तो ज़रा ध्यान समझिएगा, क्या लिख सकता हूँ। मान ले कोई रिएक्शन है A प्लस बी एरो C बना रहा है ना, A प्लस बी एरो C बना रहा है, सिंपल है। अब रेट लिखने की जब नौबत आती है तो रेट को हम रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं और रेट को हम प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो कैसे लिखूंगा? अभी डेल्टा सिंबल यूज करूंगा, ऐसे लिखूंगा, रेट बराबर सबसे पहले ए की टर्म में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। रिएक्टेंट के आगे आएगा माइनस साइन, रिएक्टेंट के आगे आएगा माइनस साइन। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि रेट मतलब स्पीड। मेरे भाई स्पीड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो फिर ये नेगेटिव साइन लगा क्यों रहा है? ये नेगेटिव साइन, इस रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करती है। क्या होता है? ग्राफ भी बना देता हूँ। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम के बीच में ग्राफ खींचूंगा, ग्राफ पर विशेष ध्यान रखें, ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है, लेकिन टाइम के साथ वो डिक्रीज करती है, और क्योंकि डिक्रीज करती है इसलिए हम रिएक्टेंट के आगे माइनस आए। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप रिएक्टेंट लिखें रेट एक्सप्रेशन में तो रिएक्टेंट के आगे ऑलवेज नेगेटिव साइन। क्या आएगा? ऑलवेज नेगेटिव साइन, जो क्या बताना चाहेगा कि टाइम के साथ रिएक्शन का रेट घटता है। बराबर बराबर, फिर से बी की टर्म में लिखा, बी रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दूंगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। सिंपल है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट की टर्म में भी लिखा जा सकता है, बराबर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बना होगा। तो बराबर सी, प्रोडक्ट लिखूंगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, और जब भी आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट के आगे आएगा प्लस साइन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, तो प्रोडक्ट के लिए जो ग्राफ आता है वो ग्राफ, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसी पॉइंट को आप बोलते थे क्लास 11th में इक्विलिब्रियम पॉइंट जी।
तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का रेट बता सकते हैं। याद रहे, रिएक्टेंट के आगे हमेशा माइनस साइन, प्रोडक्ट के आगे हमेशा प्लस साइन। सिंपल है, यहाँ तक तो हो गई बात हमारी। अब अगर आप नोटिस करें तो मैंने अभी उन रिएक्शन का रेट लिखा है जिनका स्टोशियोमेट्री 1 है, जिनका स्टोशियोमेट्री 1 है, दैट इज 1 है। अगर मान लो हर कोई रिएक्शन में स्टोशियोमेट्री आगे जो लिखा हुआ है 1 थोड़ी होता है, तो N2 + 3H2 एरो 2NH3 है ना, 2NH3। तो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, 2 है, जरूरी थोड़ी है हमेशा 1 ही होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। तो हम फिर उन रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, जरा उस बारे में हम चर्चा करते हैं। जरा उस बारे में हम चर्चा करते हैं कि उन रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा जहाँ पर स्टोशियोमेट्री नॉन जीरो है। अब जरा ध्यान से समझना, नोट में बात लिखा देता हूँ, पॉइंट समझा देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ, काम आ जाएगा। यहीं पे समझा देता हूँ, तब लिखूँगा, रेट को और अच्छे से एक्सप्लेन और करूँगा। देखना, जब भी हम चेंज की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज में हम दो चीज़ें यूज करते हैं। या तो मैं यूज करूँगा, ऐसे लिखता हूँ जो मैंने अभी लिखा था, डेल्टा, या तो हम यूज करते हैं चेंज के लिए, दैट इज डेल्टा, और या हम यूज करेंगे डी। दोनों चेंज का मतलब, डी का मतलब डिफ्रेंसिएशन वाला डी। तो या तो हम डेल्टा यूज करते हैं या तो हम डी यूज करते हैं। जब हम डेल्टा यूज करते हैं तो इसी रेट को मैं नाम दूंगा एवरेज रेट। क्या नाम दूंगा? इसी रेट को मैं नाम दूंगा एवरेज रेट। सिंपल है। जबकि अगर मैं डी लिखूंगा तो इसी को मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलूंगा मेरे भाई? इसी को मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो जब मैं रेट, ये जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, चेंज अभी तक मैंने डेल्टा लिखा, यानी जब मैं डेल्टा यूज कर रहा हूं, ये वाला डेल्टा, ये डेल्टा, तो इस बात का मतलब मैं लिख रहा हूं आपका इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट। अगर मैं इसकी जगह डी लिख दूं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फर्क कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस रेट। और आज के बाद याद रहे, जब भी मैं चेंज की बात करूंगा केमिकल काइनेटिक्स में, आप डी ही लिखना, आप डी ही नोट करना, यानी डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी, ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। हालांकि इसको और डिटेल पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये ना हो। दूसरा पॉइंट, हमने दूसरी बात ये बोली कि जब स्टोशियोमेट्री, व्हेन स्टोशियोमेट्री नॉट 1 है ना, जब आपकी स्टोशियोमेट्री 1 ना हो, बहुत सारी रिएक्शन होंगे जिनके स्टोशियोमेट्री 1 ना होगी। जैसे मान लीजिए, फिर से रिएक्शन लिखता हूँ, A + B एरो C + D, ये कोई रिएक्शन है आपके, है ना। और इनके आगे ये जो लिखा हुआ है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये मान लीजिए इनकी स्टोशियोमेट्री 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, तो स्टोशियोमेट्री। तो फिर रेट कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, रेट लिखूंगा, रेट बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, डी ए, मैंने बोला डी से रिफर, डी ए बाई डी टी। सिंपल है, डी ए बाई डी टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब रिएक्टेंट है तो आगे आएगा माइनस साइन। ध्यान रहे, जो भी स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट है वो हमेशा जाएगा 1 अपॉन की फॉर्म में, वो हमेशा जाएगा 1 अपॉन की फॉर्म में। लो, सवाल सॉल्व हो गया। जैसे इसको लिखूंगा, बी की टर्म में लिखा, तो पहले लिखता हूँ, रिएक्टेंट है तो माइनस, स्टोशियोमेट्री बी है तो हमेशा जाएगी 1 अपॉन की फॉर्म में, 1/b, तो ये हो जाएगा dB/dt, dB/dt। ऐसे ही प्रोडक्ट की टर्म में लिखूंगा तो पॉजिटिव, जो भी स्टोशियोमेट्री आएगी 1 अपॉन की फॉर्म में आएगी, dC/dt बराबर dD/dt, और जो भी स्टोशियोमेट्री है वो आएगी हमेशा 1 अपॉन की फॉर्म में, हमेशा आएगी 1 अपॉन की फॉर्म में। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का आप रेट लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को आप रेट लिख सकते हैं, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सिंपल बात है। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ, और एक बेहतरीन चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल वाले पार्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है।
न्यूमेरिकल आएंगे आते हैं यहीं से आते हैं। तो क्या है जी, अगर ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं स्टोशियोमेट्री को छोड़ दूँ और इतने पार्ट की बात करूँ, या फिर स्टोशियोमेट्री को छोड़ दूँ तो इतने पार्ट की बात करूँ, तो इसको आप बोलते हैं, स्टोशियोमेट्री को छोड़ करके इसको आप बोलते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन। क्या बोलता हूँ? रेट ऑफ कंजम्पशन, कंज्यूम हो रहा है, तो कंज्यूम कौन हो रहा है? रिएक्टेंट। तो समझ जाना, स्टोशियोमेट्री को छोड़ करके जो बच रहा है, जब आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन बता, या इसी को आप बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसी को आप क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो चाहे मैं कंजम्पशन बोलूँ चाहे मैं डिसअपियरेंस बोलूँ, दोनों का मतलब ये कि रिएक्टेंट के साइड। सिमिलरली अगर मैं सेम प्रोडक्ट की साइड ले लूँ, स्टोशियोमेट्री छोड़ दूँ, तो इसी को आप बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलता है मेरे भाई? रेट ऑफ फॉर्मेशन, या इसी को आप बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ सकता हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ सकता हूँ, रेट ऑफ कंजम्पशन पूछ सकता हूँ, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी मेरे भाई मैं पूछ सकता हूँ। इसी हिसाब से आप किसी भी रिएक्शन का आप रेट आसानी से बता सकते हैं। कोई बता सकता है कि रेट की क्या यूनिट होगी? यूनिट ऑफ रेट। कितना आसान है, यूनिट ऑफ रेट याद नहीं करना है, आपको पता है यूनिट यहीं से निकल जाएगी। था क्या रेट? रेट था क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन किस में चेंज होगी? मोल पर लीटर में। इसमें तो चेंज होती है मोल पर लीटर। और टाइम जनरली हम सेकंड में लिखता हूँ, मिनट में लिखता हूँ, सेकंड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो जाएगी रेट की यूनिट जे। तो याद नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कितना बेसिक है और कितना आसान है मेरे भाई। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे लिखूं एक्सप्रेस रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन कि इन रिएक्शन का रेट लिख के बताओ। जैसे N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। सिंपल है। तो रेट पूछ लूँगा मेरे भाई कि रेट बता। कैसे लिखूँगा रेट? आपको अभी लिखना सिखाया मैंने। तो आप बोलेंगे रेट बराबर, कोई स्टोशियोमेट्री है नहीं है तो 1/1 ही हो जाएगा, रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई चेंज इन टाइम दैट इज dt, बराबर के स्टोशियो रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा, जो भी स्टोशियोमेट्री हो जाएगी वो 1/, की फॉर्म में चल जाएगी, डी H2 बाई dt बराबर के 1/2, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, डी NH3 बाई dt। तो इस हिसाब से आप किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो आसानी से बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। कितना आसान है मेरे भाई, ये समझना कितना आसान है। तो उम्मीद करता हूँ रेट लिखना तो आप आसानी से सीख जाएंगे। यहीं से आपका पेपर में सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो रेट क्लियर हुआ। अब थोड़ा और आगे चलूँ, थोड़ा और आगे चलता हूँ, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। ऐसे बता देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे, ये फैक्टर्स आपको एक एक करके पता होने चाहिए, इनसे पेपर में सवाल आएगा और यही आगे जाके मैकेनिज्म में आपको डराते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं, 1/1 लिखता हूँ पहले सारे फैक्टर, फिर एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर होता है दैट इज कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक एक करके डिफाइन करूँगा जी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं इंपॉर्टेंट वाले लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा हमारे पास होता है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
ये भी फैक्टर है जी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा फैक्टर हमारे पास हो सकता है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद चौथा फैक्टर जो आपका हो सकता है दैट इज लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर इसी को मैं बोलूँगा रेडिएशन। रेडिएशन, तो ये जो लाइट है या रेडिएशन है, ये भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है। और भी हो सकते हैं, जैसे पांचवा फैक्टर होता है दैट इज सरफेस एरिया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज कैटलिस्ट। तो ये भी हो सकता है जी कैटलिस्ट के अलावा अगर और जोड़ने चाहूँ ये जी, तो एक और होता है मेरे भाई जिसको आप बोलते हैं दैट इज सॉल्वेंट इफेक्ट। मीडियम है ना, सॉल्वेंट इफेक्ट। तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जिनको हम एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करते हैं मेरे भाई। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आपको, जिसमें से इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर, इम्पोर्टेंट है लाइट, और कैटलिस्ट इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनिक के लिए सॉल्वेंट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बात को समझे होंगे। ये था पहला लेक्चर जिसके अंदर आपने केमिकल काइनेटिक्स का नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपको पढ़ के आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आपसे नई वीडियो में मिलूँगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूँगा। 4 से 5 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप सारे लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।